हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से एक री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा आप लोगों का। ये जो एग्ज़ाम है ये आप लोगों का 7, 8 एंड 10 जुलाई को टोटल 8 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो इस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसमें एक सब्जेक्ट आता है आप लोगों का सोशल साइंस। तो बहुत सारे कैंडिडेट डिमांड कर रहे थे कि सर सोशल साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा दीजिए। पेड पीडीएफ तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दी है सोशल साइंस की, और आई होप आप लोगों ने भारी मात्रा में परचेज की है और आप लोगों को बेनिफिट्स भी मिलेगा जिसने पेड पीडीएफ पढ़ रखी है। और अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ हिंदी में। ये मैंने आप लोगों को अपनी जो स्ट्रेटजी बताई थी उसमें बताया था कि सोशल साइंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले कर जाने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं। तो जो भी देखेंगे सारे के सारे, जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, एक क्वेश्चन जरूर 100% 2 से 3 क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे सोशल साइंस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो चलिए एक एक करके जितने भी एमसीक्यू बनते हैं हिंदी में देख लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों का, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था? तो कौन आसीन हुआ था? ये होता है आप लोगों के लुई 16वां। कौन है लुई 16वां? फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे थे कब? 1774 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का लिब्रे क्या है? ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है लिब्रे। तो लिब्रे उस समय क्या हुआ करती थी? एक फ्रांस की मुद्रा हुआ करती थी लिब्रे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जब सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? जो कर सीधे राज्य को दिया जाता था उसको क्या कहते थे? तो उसको बोलते थे आप लोगों का टाइल बोलते थे। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइल, याद रखिएगा कर के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, टाइद क्या है? टाइद, तो टाइद क्या है? एक प्रकार का ये रिलीजियस टैक्स है, धार्मिक कर होता है टाइल। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फ्रांस की जो क्रांति है वो कब शुरू हुई थी? तो ये कब शुरू हुई थी? ये 14 जुलाई 1789 को शुरू हुई थी। कब? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 14 जुलाई 1789 में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, चर्च के विशेष कार्य को कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं इनको? इनको बोला जाता है पादरी वर्ग। आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन से भी कर सकते, किसान नहीं होगा, मजदूर नहीं होगा, तो क्या बोलते थे इनको? पादरी वर्ग बोलते थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, फ्रांस की क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई थी? तो किससे स्टार्ट हुई थी? पेरिस से हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेरिस। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, मार्सिले क्या है? ये जो मार्सिले है यही पूछा था कि मार्सिले क्या है। तो ये फ्रांस का एक राष्ट्रीय गीत है, नेशनल एंथम है फ्रांस का राष्ट्रीय गीत मार्सिले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो ये था आप लोगों का, तो कौन था? ये था आप लोगों का फ्रांस का सम्राट। कौन था? फ्रांस का सम्राट था कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11, आतंक के राज्य किसने स्थापित किया था? तो ये पूछा आप लोगों से कि आतंक का जो राज्य है वो किसने स्थापित किया था? ये किया था आप लोगों का रोबेस्पियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका आंसर 3 हो जाएगा। ये आप लोगों का, ओलंप दे गूज कौन थी? तो ये कौन थी? एक फ्रांस की क्रांतिकारी महिला थी, ओलंप दे गूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता का जो रूल था वो कब समाप्त किया गया था? ये समाप्त किया गया था आप लोगों का 1848, 1848 में। उसके बाद नेक्स्ट है, फ्रांस की राजधानी कौन थी? तो सब उस टाइम भी वही थी और आज भी पेरिस ही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, 1789 ईस्वी में फ्रांस की में क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी आप लोगों का लुई 16वां के शासनकाल में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठा हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था? तो कितने लोग इकट्ठा हुए थे? ये हुए थे आप लोगों के 7,000 लोग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, मैनर क्या था? तो मैनर क्या था? ये एक स्टेट था। क्या था? एस्टेट, मैनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैनर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है, फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? तो द्वितीय स्टेट के जो अमीर वर्ग थे उनको क्या बोलते थे? कुलीन वर्ग बोलते थे। क्या बोलते थे? कुलीन वर्ग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, अब कुछ क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के जो रूसी वाला था, जो आप लोगों का रशियन रिवॉल्यूशन था उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसी में आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया था? तो 2 मार्च 1917 को इन्होंने त्यागपत्र दिया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है,
लुई ब्लांक कौन था? तो ये जो लुई ब्लांक है ये कौन था? ये एक क्या था, एक नेशनलिस्ट था, राष्ट्रवादी था, लुई ब्लांक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, किसके नेतृत्व में मजदूरों का जल्लूस विंटर पैलेस पहुंचा था? तो किसके नेतृत्व में? तो पादरी गैपोन, मोस्ट इंपोर्टेंट है पादरी गैपोन। उसके बाद नेक्स्ट आता है, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? तो क्या नाम पड़ा इसको? नया नाम पड़ता पेट्रोग्राद, पेट्रोग्राद। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, रूसी बोल्शेविक पार्टी जो थी उसका नेता कौन था? तो लेनिन था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रूस की जो बोल्शेविक पार्टी जो थी। उसके बाद आता है, अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये कौन था? ये था केरेंस्की। कौन? केरेंस्की। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं अक्टूबर क्रांति, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या बोलते हैं इसको? अक्टूबर क्रांति। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जार किस देश का शासक था? तो जार किस देश के शासक को बोलते थे? तो रूस के शासक को बोला करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, लेनिन। तो लेनिन कौन थे? तो एक बोल्शेविक जो पार्टी थी ना उसके नेता थे लेनिन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जो कुलक हुआ करते थे, कुलक से क्या समझते हो? तो जो किसान वगैरह की जो अच्छी कंडीशन थी, अच्छी हालत थी, उसी को बोला जाता था कुलक, ऑप्शन 2। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो किसने इसकी रचना की थी? तो रूसो ने की थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, रूस में कोल खोज क्या था? तो जो रूस में कोल खोज क्या था? तो जो सामूहिक खेती हुआ करती थी उसी को बोलते थे रूस में कोल खोज। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, 1929 में किसने रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? ये किया था स्टालिन ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, स्टालिन। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था स्टालिन ने, ऑप्शन सी, 3rd। सोवियत संघ जो यूएसएसआर हुआ करता था, इसका विघटन किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो 1991 में, 1999 में यूएसएसआर टूटा था, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता। तभी रसिया और कुछ कंट्री निकल कर आई थी, जिसमें आप लोगों की सेंट्रल एशिया की 5 कंट्री भी आती है, वो भी उसी समय बनी थी 1991 में, जब रसिया का विघटन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं मार्क। क्या बोलते हैं जर्मन मुद्रा को? मार्क बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, युद्ध के मोर्चे पर सैनिक छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या बोलते थे? तो खंदक बोला करते थे। क्या? खंदक। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? तो कब की गई थी? ये स्थापना हुई थी आप लोगों के 1922 में, जब आप लोग का चोरा चोरी कांड हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आता है, वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अति मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं? अति मुद्रास्फीति। नेक्स्ट आता है आप लोग का, किस समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं आप लोगों का घेटो। क्या कहते हैं? घेटो, मोस्ट इंपोर्टेंट है घेटो। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तो ये कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्डिक आर्यन ये जर्मन के रहने वाले थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, जो धुरी शक्तियाँ थी वो किन देशों को कहा जाता है? तो धुरी शक्तियाँ किन को कहा जाता था? जर्मनी, जापान एंड इटली। तो इनका जो वर्ग था उसको धुरी शक्तियाँ बोलते थे। और मित्र राष्ट्र कौन से हुआ करते थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस, या आप लोगों के मित्र राष्ट्र हुआ करते थे ब्रिटेन, फ्रांस एंड रूस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हिटलर कौन था? तो हिटलर तो आप सभी को पता है कौन था, ये जर्मनी का एक तानाशाह शासक था हिटलर। उसके बाद नेक्स्ट आता है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से लेकर के 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1935 से लेकर के 1945 तक आप लोगों की सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। उसके बाद आता है आप लोगों का, जो हिटलर था, तो हिटलर का प्रचारक मंत्री पूछा आप लोगों का कौन था? तो ये था ग्योबल्स। हिटलर का प्रचारक मंत्री कौन था? ग्योबल्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई थी? तो किसने योजना बनाई थी? जोसेफ मैजिनी ने। किसके द्वारा? जोसेफ मैजिनी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने कब समर्पण किया था? तो कब समर्पण किया था? ये किया था 1945 में। उसके बाद आता है 15वां, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मन द्वारा किस देश के आक्रमण के साथ हुई थी? तो ये हुई थी आप लोगों की पोलैंड के आक्रमण के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का,
हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते थे? नाजीवाद या नात्सीवाद बोला करते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये जो यूनाइटेड नेशन है बना था आप लोगों का 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो ये कौन सी संधि थी? ये थी आप लोगों की वर्साई की संधि। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्साई की संधि। 1999 में संधि साइन की गई थी। 20 मई, क्वेश्चन नंबर 20 आता है, मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिरवाए थे? तो ये गिराए थे आप लोगों के हिरोशिमा और नागासाकी में। ये आप लोगों का अगस्त में गिराए गए थे, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। याद रखिएगा, 6 अगस्त एंड 9 अगस्त को। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप लोगों के डेमोक्रेसी वाला एक टॉपिक है आप लोगों का सिलेबस में, लोकतांत्रिक। तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या क्या बन सकते हैं। तो इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र एवं समान मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आप लोगों का, ये तो बात बिल्कुल सही है, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। ये भी बात सही है आप लोगों की। फिर थर्ड आता है आप लोगों को, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकराव को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती है। ये भी बात सही है। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट आता है, वह कौन सा देश है जहां महिलाएं मताधिकार से वंचित हैं? तो ऐसा कौन सा देश है? तो यह है आप लोगों का सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है? तो कौन सा है? ये आप लोगों का पाकिस्तान है। आप लोगों को पता ही है, वहाँ पर जनरली आर्मी का रूल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है? तो इसमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश है आप लोगों का? यूएसए एक लोकतांत्रिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। उसके बाद आता है, निम्नांकित में से कौन वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति है? तो एमरसन मनांगाग्वा। तो ये कौन है? जिम्बाब्वे के समय प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट आता है, यूएन का कौन सा अंग देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो ये है आप लोगों का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मीन्स सुरक्षा परिषद। किस देश से आंग सान सू की का संबंध है? तो ये जो आंग सान सू की थी, ये किस कंट्री की थी? ये थी आप लोगों की म्यांमार की। यहाँ पर भी इस समय आर्मी का रूल चल रहा है। आंग सान सू की को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नोबेल का शांति पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया था। उसके बाद आता है, लोकतंत्र एवं शासन प्रणाली, जिसमें क्या होना चाहिए? तो इनमें से शासक का चुनाव प्रतिमंडल करती है, ये सही है। या फिर आप लोगों का, लोगों द्वारा शासकों का चुनाव जनता करती है, शासक स्वयं चुने जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? जनता डायरेक्टली चुनती है। तो जो शासकों का चुनाव है कौन करेगा? जनता चुनेगी। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? तो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। किसकी? जो निर्णय लेने की, जो डिसीजन लेने की जो पावर होती है, किसके पास होती है? जो लोग चुने जाते हैं, किसके द्वारा? जनता के द्वारा। उसके बाद आता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? परमानेंट मेंबर कितने हैं जिनके पास वीटो पावर है? तो ऐसे मेंबर कौन है? 5 है। कौन कौन से हैं? यूएसए, रसिया, चाइना और फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो ये 5 सदस्य ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, और ये परमानेंट स्थायी मेंबर कहलाते हैं किसके? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। उसके बाद म्यांमार में किस तरह का सरकार है? तो मैंने बता चुका हूँ कि म्यांमार में क्या चल रहा है इस समय? सेना का शासन है। क्या है वहाँ पर? आर्मी रूल कर रही है, सेना का शासन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार के शासन है? तो ये किस प्रकार के शासन है आप लोगों के? ये होते हैं अलोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक तो है नहीं, प्रजातंत्र भी नहीं है, तो ये क्या है? एक अलोकतांत्रिक है। उसके बाद आता है, भारतीय वन्य कानून कब पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया? तो 1865 में भारतीय वन्य कानून पारित किया गया था। उसके बाद आता है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये हुई थी आप लोगों की 1864 में हुई थी। इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये आप लोगों का शिमला में है, इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। उसके बाद नेक्स्ट आता है, 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी? तो कितने? लगभग 1760 से लेकर के 2000 के बीच स्लीपर की आवश्यकता पड़ती थी 1 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को बिछाने में। भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था?
तो ये था आप लोगों का डायट्रिच बेंडिस। कौन था मोस्ट इम्पोर्टेंट है? डायट्रिच बेंडिस। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आप लोगों की 1906 में। बस्तर, तो आप लोगों से पूछा कि बस्तर कहाँ है, तो बस्तर आप लोगों का पड़ता है ये, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा बस्तर कहाँ पड़ता है। आंध्र प्रदेश में पड़ता है कि छत्तीसगढ़ में? ये क्वेश्चन आपके लिए है कि बस्तर जो है ये कहाँ पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि के अधीन था? तो कितना? लगभग 1/6 जो थी हमारी, ये कितनी एग्रीकल्चर के अधीन थी 1600 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का स्लीपर कहाँ लगते हैं? तो स्लीपर कहाँ लगते थे? तो ये रेल की पटड़ी पर लगते थे, लकड़ियों के बनाए जाते हैं। अगर आप लोगों ने देखा भी होगा कहीं कहीं पुराने जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ये दिखाई दे जाएंगे आप लोगों को स्लीपर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है वानिकी। क्या बोलते हैं? वानिकी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का जंगल एवं ज़मीन को साफ कर स्थान बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं झूम खेती या फिर घुमंतू खेती। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, जो आप लोग के नॉर्थ ईस्ट में की जाती है। सीधी पक्ति में एक तरह के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है? तो इसको बोलते हैं बागान। क्या बोलते हैं? बागान। किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था? तो किसने मारा था 400 बाघों को? ये मारा था आप लोगों का जॉर्ज यूल ने। किसने? जॉर्ज यूल। उसके बाद नेक्स्ट आता है चर्म शोधक टैनिन का उपयोग क्या है? तो क्या उपयोग है इसका? इसका उपयोग होता है आप लोगों का खाल से चमड़ा बनाने में। किसका? टैनिन का। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के लिए रेल लाइनें क्यों अनिवार्य थी? तो क्यों अनिवार्य थी? ये औपनिवेशिक आवागमन के लिए और व्यापार में सहायक थी, इसीलिए उन लोगों ने रेलवे का निर्माण किया था इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 16 आता है भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आप लोगों की 1864 में। 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का 1878 के अधिनियम में निम्नलिखित में से किस श्रेणी को शामिल किया गया था? तो किस श्रेणी को शामिल किया गया था? तो प्रतिबंधित। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रतिबंधित। भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो पता ही आप लोगों को 1865 में भारतीय वन अधिनियम को लागू किया गया था। उसके बाद देख लेते हैं झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं घुमंतू खेती। कौन सी खेती? घुमंतू। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20 निम्न विदेशों में निम्न में से कौन सी झूम कृषि के इस्तेमाल के लिए वर्ड नहीं यूज़ होता है? तो लादिंग भी होता है, मिल्पा भी होता है और चेना भी होता है। जो थारू है ये एक जनजाति है, तो ये वर्ड यूज़ नहीं होता है झूम खेती के लिए। बाकी लादिंग, मिल्पा और चेना। आप लोगों को कमेंट करके ये बताना कि लादिंग कहाँ बोलते हैं और मिल्पा किस कंट्री में बोलते हैं और चेना कहाँ पर यूज़ होता है झूम खेती के लिए। उसके बाद देख लेते हैं आप लोगों का एक टॉपिक ये भी है डिजास्टर मैनेजमेंट वाला। तो ये भी टॉपिक आप लोगों का आएगा सोशल साइंस में ही। तो इससे रिलेटेड जितने भी MCQ बन सकते हैं एक्सपेक्टेड, वो हम लोग कर लेते हैं। पहला MCQ क्या आता है जब भारी वर्षा के कारण नदियों का जल अपने तटबंध को तोड़कर बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं बाढ़। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जब किसी क्षेत्र में बहुत कम वर्षा हो, वह इतने कम होगी फसलों को तो छोड़िए पीने के पानी के लिए भी वर्षा का जल प्राप्त नहीं होता है, तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं ड्रॉट, सूखा। बाढ़ किसके कारण आती है? तो अतिवृष्टि, जब बहुत अधिक वर्षा हो जाती है तो उसी के कारण क्या आती है आप लोगों की? बाढ़ आती है। नेक्स्ट आता है सूखा किसके कारण आता है? तो सूखा आने का क्या कारण है आप लोगों का? जब बहुत कम वर्षा होती है, अनावृष्टि। अनावृष्टि का कारण होता है सूखा। 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कहाँ माना जाता है? तो ये कहाँ माना जाता है आप लोगों का? ये माना जाता है आप लोगों का इंडिया में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 नदियों में वर्षा ऋतु में क्या बहकर आते हैं? तो क्या आते? दोनों आते हैं, मिट्टी भी आती है आप लोगों की और अवसाद भी आते हैं। रेनी सीजन में क्या नदियों में वर्षा ऋतु में क्या क्या बहकर आ जाए? तो अवसाद आ जाते हैं आप लोगों के और मिट्टी भी आती है। तो दोनों ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं किसके कारण वर्षा जल तेज़ी से बहने लगता है? तो किसके कारण जो वर्षा का जल है वो तेज़ी से बहने लगता है? तो वन का विनाश हो रहा है तो वहाँ उससे भी वन जो आप लोगों का वाटर है वो रुकेगा नहीं, और चारागाह का विनाश हो रहा है तो उसके कारण इसका ऑप्शन दोनों हो जाएगा। तो दोनों के कारण जो वर्षा का जल है वो
तेज़ी से बहने लगता है। उसके बाद आता है भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र किस पर निर्भर है। तो किस पर निर्भर है, आप लोगों के वर्षा के वितरण पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेन। कहीं पर रेन कम, कहीं पर ज़्यादा, तो उसी पर निर्भर होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत में बाढ़ से होने वाले प्रतिशत से अधिक शक्ति उत्तरी पूर्वी मैदान क्षेत्रों में कितने प्रतिशत होती है। तो कितने होती है, ये होती है आप लोगों की 9%। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, कौन सी नदियों में बाढ़ महाविनाशकारी होती है। तो कौन सी नदी में जो बाढ़ आती है विनाशकारी होती है। तो कोसी बिहार में और दामोदर वेस्ट बंगाल में, दोनों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है बिहार का शोक किसको बोला जाता है। तो कोसी नदी को बोला जाता है बिहार का शोक। बंगाल का शोक किसको बोला जाता है। तो दामोदर नदी को बोलते हैं बंगाल का शोक। उसके बाद आता है देश के उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सी नदी है। तो उत्तरी पूर्वी भाग में आप लोगों की कौन सी नदी पड़ती है, ये पड़ती है आप लोगों की नॉर्थ ईस्ट की साइड पूछा है तो ये हो जाएगी आप लोगों की ब्रह्मपुत्र, जो असम में फ्लो होती है। चंबल, सोन, बेतवा व दामोदर नदियाँ कौन से भाग में वर्षा जल जाती हैं। तो कहाँ पर जाती हैं, ये आप लोगों की बढ़ती हैं मध्य भारत में। तो ऑप्शन सी इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत पेनिनसुलर इंडिया में कौन सी नदियों के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ अधिक आती है। तो कौन सी नदी है आप लोगों की, गोदावरी में भी आती है, कृष्णा में भी आती है और कावेरी में भी आती है। तो ऑप्शन आप लोगों का डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट आता है उत्पत्ति एवं प्रकृति के आधार पर आपदा के दो भाग कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक तो प्राकृतिक आपदा होती है, एक मानवीय आपदा होती है। दो टाइप के आप लोगों के डिजास्टर होते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का भूकंप का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र से किया जाता है। तो किस यंत्र से किया जाता है आप लोगों का, रिएक्टर स्केल। मोस्ट इंपोर्टेंट है रिएक्टर स्केल। भूकंप मापा जाता है, तो भूकंप कहाँ पर मापा जाता है, तो ये रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है भूकंप। भूकंप के तरंगों को निरूपित करता है, तो कौन निरूपित करता है, ये करता है आप लोगों का सिस्मोग्राफ। मोस्ट इंपोर्टेंट। निम्न में से कौन सी आपदाएं गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है। तो कौन सी आपदाएं जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है, तो आप लोगों का सूखा जो होता है, ड्रोट जो होता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का जिला स्तर की आपदा प्रबंधन समिति में कौन सा सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो कौन से सदस्य सम्मिलित होते हैं आप लोगों के, जिला मजिस्ट्रेट भी होते हैं, स्वास्थ्य विभाग के सदस्य भी रहते हैं और सिंचाई विभाग के सदस्य भी रहते हैं। तो डी हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है। तो रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है, ये आप लोगों का बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए उपयोगी होता है रिंग बांध। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। भारत के किस हिस्से में घाघरा, गंडक, कोसी, सोन व तीस्ता नदियों के अधिप्रवाह से बाढ़ आती है। तो किस रीजन में, तो ये आती है आप लोगों की, तो ये रीजन होता है आप लोगों का मध्य पूर्व भारत में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है सूखा आपदा के लिए कौन सा मंत्रालय, नोडल मंत्रालय जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कौन सा होता है आप लोगों का, एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय। भूकंप में से किस कारण आता है। तो भूकंप जो है वो आप लोगों को पूछा कि किस कारण आता है, ये आप लोगों का आता है, इसका एक नेचुरल कॉज होता है, प्राकृतिक कारण। भूकंप का मापन किस यंत्र से होता है, तो रिएक्टर स्केल से होता है, आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है। तो क्या कारण होता है, तो जल की अधिकता, जब एक्सेस जल हो जाता है तभी उससे बाढ़ आती है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आतंकवाद जो होता है आप लोगों का, ये प्राकृतिक आपदा नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है। तो मानव जनित आपदा कौन सी है, तो सांप्रदायिक दंगे भी है, आतंकवाद भी और महामारी भी है। तो सारी की सारी ये कैसी आपदाएं हैं, मानव जनित आपदाएं हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। तो आप लोगों से पूछा ये किस प्रकार की आपदा थी, तो ये मानव जनित आपदा थी। नेक्स्ट आता है आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है ये किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने के जो उपाय किए जाते हैं उसी को बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है, तो सांप्रदायिक दंगे भी है, आतंकवाद भी है, रेल दुर्घटना भी है। तो क्या हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं, ये सारी की सारी मानव जनित आपदा ही है। सुनामी क्या है, आप लोगों से पूछा कि सुनामी क्या है,
तो ये विनाशकारी जो समुद्र में जो लहरें उठती हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? सुनामी। नेक्स्ट आता है बिहार में भूकंप कब आया था? तो ये कब आया था? ये आया था आप लोगों का 1934 में। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो ऑब्वियसली एक प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है। महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या कारण है? कोयना जो डैम बना उसके कारण ही महाराष्ट्र में क्या है? एक भूकंप आने का एक रीज़न है। नेक्स्ट आता है इनमें से कौन सा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? तो कौन सी ऐसी आपदा है जो अधिक क्षेत्र को प्रभावित करेगी? तो ये है आप लोगों की ओजोन परत का क्षरण। इनमें से कम विनाशकारी, तो इनमें से जो इन चारों में से ही बताना कि सबसे कम विनाशकारी कौन है? तो जो भूस्खलन होता है आप लोगों के, लैंडस्लाइड होता है, ये कम विनाशकारी होता है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का जो प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना। नेक्स्ट आता है आप लोगों का बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? तो किन महीनों में भयानक होता है? तो अक्टूबर एंड नवंबर में। डी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र सूखा माना जाता है? तो पूर्वी राजस्थान भी, पूर्वा मध्य प्रदेश भी। ये तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सारे के सारे ये सूखा एरिया माने जाते हैं। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो किस बात पर? नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना चाहिए, उससे आप लोगों की जो बाढ़ प्रबंधन है वो मैनेज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो कौन सा ये पहाड़ी एरिया होता है आप लोगों का? कश्मीर एंड उत्तराखंड। उसके बाद पूछा आप लोगों को सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये आप लोगों का जापानी भाषा का शब्द है। बाढ़ क्या है? बाढ़ कैसी है? एक प्राकृतिक आपदा है बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM, तो ये कब बना था? ये बना था आप लोगों का 14 अगस्त 2004 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद पूछा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, तो ये कहाँ पर है? ये आप लोगों का पड़ता है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। भूकंप की कौन सी लहर पृथ्वी की सतह पर घूमने के प्रभाव से उत्पन्न होती है? तो कौन सी होती है? ये होती है आप लोगों की सी, जो S वाली होती है, जो सेकेंडरी होती है आप लोगों की S तरंग जो बोलते हैं, जिनको S सेकेंडरी वेव बोलते हैं। तो यही आप लोगों की सतह पर घूमने के प्रभाव से उत्पन्न होती है, जब आप लोगों की अर्थ जो होती है वो रिवॉल्व करती है। इसके बारे में आप लोग डिटेल भी पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल की आग के खतरों के सामान्य कारक है? तो कौन से ऐसे कारक है? तो ये आप लोग के ज्वालामुखी का विस्फोट, अल नीनो और ज्वालामुखी बिजली और गड़गड़ाहट, तो सारे के सारे रीज़न होते हैं ये। भारत का कुल चक्रवात प्रवण क्षेत्र है, तो कितने प्रतिशत पर भारत में चक्रवात आते हैं? तो लगभग 8%। नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। बाढ़ परिवर्तनशीलता को मापने के लिए किस विधि का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आप लोगों का FFMI। आप लोगों से सिर्फ यही पूछा जाएगा, FFMI। नेक्स्ट देख लेते हैं, बी हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल आप लोग एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। आपदा पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो कितने चरण होते हैं? तो टोटल चरण होते हैं इसमें 5। ये आप लोग देख भी सकते हैं टोटल कौन कौन से चरण होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का तट पर सुनामी का पता लगाने के लिए तटीय ज्वार गेज को कितने किलोमीटर दूरी पर रखा जाता है? तो कितने किलोमीटर दूरी पर रखते हैं? तो इसको रखते हैं 50 किलोमीटर दूर रखा जाता है। आपदा प्रबंधन के भाग के रूप में कितने विशिष्ट प्रकार के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो कितने हैं? ये आप लोगों के टोटल 6। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से हैं ये मैंने यहाँ लिख भी दिया, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आप लोगों का 13 अक्टूबर को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 13 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ है? तो ये कहाँ है आप लोगों का? ये पड़ता है आप लोगों का होनालुलु में। ये पढ़ सकते हैं, इसकी डिटेल वगैरह भी मैंने लिख दी है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का ISDR का सही फुल फॉर्म क्या है? तो आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति जो होती है उसी को बोलते हैं ISDR। नेक्स्ट आता है आप लोग का
ज्वालामुखी की ज़मीन के ढलान और आकार में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं? तो ये प्रयोग किया जाता है आप लोग का टिल्टमीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, टिल्टमीटर। तो ये टिल्टमीटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की थी? तो ये किसने जारी की थी? ये की थी आप लोगों के जो हमारे करंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब की गई थी? आप लोग ईयर भी याद रख सकते हैं, 1 जून 2016। नेक्स्ट आता है भारतीय मौसम विज्ञान IMD के अनुसार जब हवा किसी भी गति से चलती है तो किस तूफान को सुपर साइक्लोन बोला जाता है? तो जब हवा आप लोगों की 200 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड से फ्लो होती है तो उस केस में जो साइक्लोन आता है उसको सुपर साइक्लोन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? ज्वालामुखी भी है, बाढ़ भी है, सुनामी भी है, तो बुझाना नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, बुझाना एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन थे MCQ की फॉर्म में जो मैंने आप लोगों को कवर करवा दिए हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम 7, 8 एंड 10 जुलाई को है, इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाना। 2 to 3 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने 3 से 4 टॉपिक इसमें शॉर्ट फॉर्म में कवर कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं, तो PDF आप लोग को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर पेड PDF चाहते हैं तो आप लोग को बता देता हूँ, पेड PDF के लिए आप लोगों को 20 रुपीज़ पे करने होंगे। किस नंबर पर पे करने होंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो एक नंबर है जो मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। हर एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से आप लोग पेड PDF को परचेज कर सकते हैं। 7409781828 इस नंबर पर आप लोग अगर एक PDF चाहते हैं तो 20 रुपये, 2 PDF चाहते हैं तो 40, 3 चाहते हैं तो 60 और सारी PDF चाहते हैं तो 80 रुपीज़ पे कर दीजिएगा। पे करने के बाद पेमेंट का जो स्नैपशॉट है इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। PDF आप लोग को तुरंत व्हाट्सअप पर मिल जाएगी जैसे ही आप लोग पे करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग पेड PDF को परचेज कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप लोग चाहते हैं कि अभी भी किसी और टॉपिक पर आप लोगों को जल्दी से कोई वीडियो बना दी जाए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो शाम तक उस टॉपिक पर मिल जाएगी। तो अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी ICR की ओर से फ्यूचर में भी टिल तक ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी हाई स्टडी चैनल से आप लोगों को समय से मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।